नमस्कार दोस्तों हाल ही में एमपी में आप देखेंगे जीबीएस यानी कि गुइलेइन बारे सिंड्रोम इसके प्रकोप के कारण एमपी के नीमच जिले के मनासा इलाके में कई सारे आपको जीबीएस के मरीज निकल के सामने आए हैं और उनमें से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 2025 में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के पुणे में भी जीबीएस के 100 से ज्यादा मामले सामने आए थे और वहां पे भी कुछ लोगों की मौत सामने आई थी। तो इस वजह से ये जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब ये बीमारी केवल भारत में ही नहीं, इससे पहले दुनिया के और भी कई सारे देशों में चर्चा का विषय बन चुकी है। 1970s में अर्जेंटीना में इसके कई सारे मामले सामने आए। 2000 के आसपास आपको फ्रांस में इसके कई सारे मामले सामने आए। फिर आप देखेंगे 2015-16 में जब जीका वायरस का संक्रमण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में हुआ था, तो वहां पे भी जीका वायरस के संक्रमण के बाद कई सारे जीबीएस के मामले सामने आते हैं। तो इस वजह से ये जो सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ये जीबीएस सिंड्रोम क्या है, इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, इसके अलावा इसको पता लगाने के लिए कौन-कौन सी तकनीक है, यानी इसके डायग्नोसिस के क्या-क्या तरीके हैं, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि हम इसका रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन सारे बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जीबीएस के बारे में कि ये क्या है। जीबीएस एक बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ऑटो इम्यून कहने का मतलब आप ये समझे कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसकी गलती की वजह से हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। तो चूंकि ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, तो जाहिर सी बात है कि ऑटो इम्यून होने की वजह से जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, वो अपने शरीर के ही नसों पर हमला करने लग जाता है। अब इससे ये होता है कि नसें कमजोर हो जाती है और शरीर के कई सारे हिस्सों में हमें कमजोरी का एहसास होता है। कभी-कभी हमें हमारा शरीर सुन्न पड़ जाता है और कभी-कभी तो हमें पूरी तरीके से पैरालिसिस का भी सामना करना पड़ता है, लकवा जैसा प्रभाव जो है वो भी हो जाता है। तो ये है जीबीएस, जो कि एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, माफ कीजिए, डिसऑर्डर नहीं, डिजीज है। अब ये जो बीमारी है ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक कहने का मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन जो है इसका संक्रमण नहीं होता है। इसके कारणों की बात करें दोस्तों, तो इसका कारण अभी तक पूरी तरीके से निश्चित रूप से नहीं बताया जा सका है। अब ये किसी संक्रमण के बाद होता है, ऐसा अक्सर हमें देखने को मिला है। जैसे पेट में अगर आपका कोई संक्रमण हो गया या फिर कोई फ्लू जैसी आपको बीमारी हो गई, तो इसके बाद आपको जीबीएस सिंड्रोम के जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। कुछ मामलों में टीकाकरण के बाद भी जो जीबीएस है वो हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली की गलती से हमारे शरीर के ही जो नर्व सेल्स होते हैं उस पर हमला करने की वजह से होती है। और इस बीमारी की वजह से हमारे शरीर में आपको कभी-कभी सुन्नता देखने को मिलेगा, हमारे शरीर के हिस्से कमजोर पड़ जाते हैं और कभी-कभी आपको लकवा जैसे भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस बीमारी के लक्षण की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपको पैरों या हाथों में कमजोरी का एहसास होगा। कभी-कभी आपको झुनझुनी भी महसूस होगी। फिर धीरे-धीरे ये पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ फैलना शुरू होता है। इसके बाद आपके लिए चढ़ना-फिरना मुश्किल हो जाएगा, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएँगे। आपके चेहरे या फिर बोलने या फिर निगलने में भी आपको कठिनाई महसूस होने लगेगी और जब गंभीर मामले हो जाते हैं, तो उसमें आपको साँस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप ठीक से आप सोच नहीं पाते हैं, तो कई सारे लक्षण इसको आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि हम कैसे जीबीएस सिंड्रोम से हम संक्रमित हैं, इस बात का पता लगाएं, तो जीबीएस की पुष्टि के लिए एक तो न्यूरोलॉजिकल परीक्षा है, इसके अलावा स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट है और इसके अलावा जो ईएमजी यानी कि नर्व कंडक्शन जो स्टडीज है, उसकी जरूरत होती है। अब इसमें एक और खतरा यह है कि शुरुआती दिनों में ये सारे जो टेस्ट हैं वो नकारात्मक भी दिख सकते हैं। इसलिए क्लिनिकल जांच और सीएसएफ परीक्षण को बार-बार दोहराना जरूरी होता है, ताकि हम जीबीएस को सही तरीके से डिटेक्ट कर पाएं। तो दोस्तों, इसके इलाज और प्रबंधन की जो बात है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब मैंने आपको बताया कि कई सारे केसेस में ये नेगेटिव शो कर देते हैं, जो टेस्ट हैं, सीएसएफ टेस्ट हैं, ये सारे जो रिपोर्ट हैं, ये नेगेटिव शो कर देते हैं, तो बार-बार इसमें टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसका इलाज बहुत मुश्किल होगा, इसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी होगा। तो जीबीएस का कोई भी निश्चित आप देखेंगे इलाज नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जो जीबीएस है, इस बीमारी का कोई भी निश्चित इलाज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप समर्थनात्मक उपचार से मृत्यु दर और जटिलताओं को काफी कम कर सकते हैं। इसके मुख्य उपचार में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन। ये जो आईवीआईजी है, इसका यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्लाज्मा फेरेसिस है। फिर इसके अलावा फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का इस्तेमाल करके भी जीबीएस सिंड्रोम का उपचार कुछ मामलों में किया जाता है। और जब मामले गंभीर हो जाते हैं, तो वेंटिलेटर सहायता बहुत जरूरी हो जाती है। सरकार भी और हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से अक्सर मुफ्त उपचार की सुविधाएं भी प्रदान करता है इस बीमारी से लड़ने के लिए।
तो दोस्तों, रोकथाम और स्वास्थ्य प्रशासन की बात करें तो इसके संक्रमणों को रोकना बहुत जरूरी है। सही तरीके से पानी को उबालना, फिर या कच्चा या अधपका खाना न खाना, इसको रोकथाम करने का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा जीबीएस अक्सर प्री एग्जिस्टिंग संक्रमण के बाद होता है, यानी पहले आप किसी संक्रमण से ग्रसित हैं, उसके बाद आपको जीबीएस का संक्रमण देखने को मिलेगा। तो इसलिए समय पर इलाज और हाइजीन बहुत जरूरी है, साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो प्रशासन है उसके द्वारा सतर्कता बढ़ाने, फिर इस पे रिपोर्टिंग करने और जो भी जीबीएस की निगरानी तंत्र है उसको मजबूत करने पर जोर देकर भी हम इसके रोकथाम को लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो आपको बातें क्या-क्या ध्यान में रखनी है कि जीबीएस एक संक्रामक बीमारी नहीं है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, पहली बात तो ये। दूसरा कि ये बीमारी सही समय पर इलाज से ठीक भी हो सकती है। और इसमें तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शुरुआती लक्षण है पैरों में कमजोरी या झुनझुनी होना। तो अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, है ना? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे और इन 4 स्टेटमेंट के बेस पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उस पीडीएफ में आप इस प्रश्न को ज़रूर देखें, इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं जितनी जल्दी हो आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।